अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हमसाए मुल्क में वही वाक़े के सैफ बादल मेरे ज़हन से छटे नहीं थे कि अपने ही मुल्क में पाकिस्तान में शहर कायद के अंदर एक बहुत ही खौफनाक वाक़या पेश आया। बात है 19 अगस्त शाम 6:30 बजे की, जब कराची की कारसाज रोड पर एक लैंड क्रूज़र जिसमें सवार थी नताशा इकबाल। नताशा इकबाल कौन है, यहाँ रुक के सिर्फ थोड़ा सा इनका आ, बताता चलूँ, इनके बैकग्राउंड के बारे में आपको बताता चलूँ तो नताशा इकबाल कराची के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट दानिश इकबाल की ज़ौजा है। और दानिश इकबाल कौन है, ये दरअसल गुल अहमद एनर्जीज़ और मेट्रो पावर के चेयरमैन। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये चीज़ बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि हम लोग सिर्फ शजरा और अमारत देखकर, कॉन्टैक्ट्स देखकर, लोगों के कनेक्शंस देखकर उन्हें लॉ फ्री कर देते हैं। मतलब उन पर कोई भी पाबंदी नहीं लग सकती। वो अपनी मर्ज़ी का कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे बंदे ही मारना क्यों ना। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया में ये बहुत ही बुरा अलमिया हमेशा से मौजूद रहा है और पता नहीं कब तक रहेगा। इनका बैकग्राउंड भी मैंने सिर्फ इसीलिए बताया क्योंकि यही बैकग्राउंड आगे जाकर इनकी इस पूरे वाक़ये के अंदर बहुत ही अहमियत का हामिल रहेगा। तो शाम 6:30 बजे ये लैंड क्रूज़र कारसाज रोड पर, सर्विस रोड पे मौजूद एक गरीब बाप की शनाख्त इमरान आरिफ के नाम से की जाती है, जो कि एक लेबर वर्कर थे, और जो लड़की है वो उनकी बेटी आमना, जो कि एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ये लैंड क्रूज़र इन दोनों बाप बेटी को बहुत ही बेरहमी से कुचलते गुजर जाते। ना सिर्फ इन्हें, बल्कि लैंड क्रूज़र आसपास चलते मुसाफिर, पैदल मुसाफिरों और वहाँ मौजूद एक होंडा सिटी, इसको भी रौंदते हुए चली जाती है। लेकिन अच्छा ये होता है कि ये इस गाड़ी होंडा सिटी के क्रैश होने पर ये लैंड क्रूज़र भी उलट जाती है। पर नताशा इकबाल यहाँ से पूरी कोशिश करती हैं कि वो इस पूरे सीन, इस पूरे वाक़ये से फ़रार हो सके, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बात कोई छोटी मोटी नहीं थी। पीछे 2 ज़िंदगियाँ जा चुकी थी और बाकी के 5 लोग जिन्हें वो गाड़ी से हिट करके आ चुकी थी, उनकी भी हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बहरहाल नताशा ये सब करने के बाद, अपनी गाड़ी उल्ट जाने के बाद, वहाँ उस वाक़ये, उस सीन से फ़रार होने की कोशिश करती है। लेकिन थैंक्स टू द अवाम जो वहाँ मौजूद थी, वो नताशा को भागने नहीं दे। इतनी देर में रेस्क्यू टीम भी आ जाती है। रेस्क्यू टीम जो ज़ख्मी लोग हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया, और इन ज़ख्मी लोगों में से एक, जिनका नाम अब्दुल सलाम बताया जाता है, ये क्रिटिकल हालत में कुछ देर बाद वफ़ात पाया। और जो बाप बेटी जिन्हें सबसे पहले नताशा रौंद कर आ चुकी थी, उनकी तो मौके पर डेथ हो जाती है। तो वो उसी वक्त वफ़ात पा जाते हैं, क्योंकि एक लैंड क्रूज़र के कुचलने के बाद बचता है क्या उनसे? वो तो बाइक सवार थे, गरीब से बाइक सवार, जिनकी मेरे ख्याल से जो हमारे मुल्क के उमरा हैं, उनकी नज़र में उनकी कोई वक़्त नहीं है। एक आम आवाम की क्या वक़्त है उनकी नज़र? उनकी ज़िंदगियों की, उनके सांस लेने की क्या अहमियत है उनके यहाँ? क्योंकि इस दुनिया में रहना और इस दुनिया में अपनी मनमानी करना, ये तो सिर्फ उन उमरा का हक़ है, क्योंकि उन पर कोई कानून भी नहीं आया देता। जैसा नताशा साहब क्योंकि बड़े घर से ताल्लुक़ रखती थी, तो उसी वक्त पुलिस, ना सिर्फ पुलिस बल्कि रेंजर्स भी आ जाते। आम ऐसे कोई एक्सीडेंट वाले वाक़यात हो जाएँ, कोई आम आवाम का बाइक से टकरा जाए, एक आम गाड़ी से या बाइक से टकरा जाए, तो मैंने कभी रेंजर्स को आते हुए नहीं देखा। लेकिन यहाँ तो रेंजर्स भी फटाफट पहुँच जाते हैं।
क्योंकि कनेक्शन अच्छे होते हैं ना। वो जो मैंने स्टार्ट में आपसे बात की थी कि आप थ्रू आउट वाक़या देखेंगे, थ्रू आउट ये जो सारा मंज़िल गुज़रा है, इस दौरान आप देखेंगे कि आपकी कनेक्शंस और आपकी अमानत कैसे आपको मदद देती है और आपको कितना प्रोटोकॉल दिया जाए। तो जी रेंजर्स पहुंच जाते हैं कि ज़रा नताशा को सेफ कर लिया जाए, और इनको ऑब्वियसली पुलिस स्टेशन जाना तो था, इन्हें बहादुराबाद पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया जाए। लोगों का कहना ये है कि नताशा के हुलिये से और नताशा के एक्सप्रेशन से कि साफ ज़ाहिर था कि वो किसी मनशियात के शहर में थे, और जो क्लिप्स नज़र आए हैं उनसे ऐसा लगता भी है, क्योंकि ऐसी ऐसी हरकत कोई आम आदमी शायद ही करता है। और इस तरह के वाक़े के बाद जब आप लोगों को कुचल कर आ जाएं, तब आप इस तरह मतलब थम्स अप साइंस दे रहे हैं और कोई रिएक्शन नहीं, कोई पछतावा नहीं है चेहरे पर। अलबत्ता केस ऑब्वियसली एफआईआर हुई और पुलिस की तरफ से जो दफ़ा लगाई गई वो भी बताता जाता हूँ आपको। तो पुलिस की तरफ से आपको पढ़कर बता देता हूँ, सेक्शन 320, सेक्शन 337 जी, 279 और 427 पाकिस्तान पीनल कोड के मुताबिक ये चार्जेस नताशा के ख़िलाफ़ एफआईआर में दर्ज किए गए। जिसके बाद ऑब्वियसली अब नताशा को कोर्ट के सामने भी अपीयर होना था, कोर्ट का सामना भी करना, लेकिन वहीं पर उनके वकील साहब हमें देखने को मिले पूरे मीडिया में। तो वकील साहब के मुताबिक नताशा अपने राइट फ्रेम ऑफ माइंड पर नहीं थी, कि वो ज़हनी मरीज़ थी, न जाने कि क्या ज़हनी मर्ज था वो, लेकिन जितना हमें वकील साहब ने बताया कोई मेंटल स्ट्रेस था, डिस्ट्रेस था। और उनका 5 साल से, वकील साहब बताते हैं कि 5 साल से इनका जो इलाज है वो आगा खान हॉस्पिटल में चल रहा। अच्छा, सिर्फ 2 चीज़ें जो हर बंदे के जहन में आ रही है। सबसे पहली तो ये कि अगर नताशा इस कदर मेंटली इल थी, ठीक है, साइकोलॉजिकली वो अपने स्टेट में नहीं थी, उनका राइट माइंड स्टेट नहीं था, तो उन्हें गाड़ी लेके आने किसने दिया? यही सवाल वकील साहब से रिपोर्टर ने भी किया, और वकील साहब बहुत ही बेधड़क जवाब देते हैं कि उनके घर वालों को नहीं पता कि वो कैसे गाड़ी की चाबी लेके चलेगी, और ये वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा अच्छा, फिर रिपोर्टर ने उनसे ये सवाल किया कि जी वो चाबी ले गई और मतलब घर के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी? अगर ऐसा मेंटली इल पर्सन हो, कोई पेशेंट हो आपके घर में, ऑब्वियसली एक आम आवाम के घर में भी ये सब चीज़ें चलती रहती। बहुत सारे लोग हैं जिनके घर में मेंटली इल लोग मौजूद होते हैं, पेशेंट्स मौजूद होते हैं। आम इवन कोई बुखार में भी हो तो हम उसकी केयर करते हैं और उसको चीज़ों से आइसोलेट करके रखते हैं, अलग अलग कर देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं कि बाहर नहीं जाना, मोटरसाइकिल नहीं चलानी, गाड़ी नहीं चलानी। तो यही सवाल रिपोर्टर के जहन में भी आया। उन्होंने यही सवाल वकील साहब से किया कि अगर इतनी वो मेंटली बीमार थी तो घर वालों की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि वो अचानक उठी है जब उनके मन में आया और गाड़ी की चाबी पकड़ी और चल दी। तो जी वकील साहब का जवाब सुनिएगा। वकील साहब कहते हैं कि वो 5 साल से बीमार थी, लेकिन आज से पहले कभी उन्होंने ऐसा वायलेंट बिहेवियर नहीं दिखाया। तो घर वाले एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि वो कुछ ऐसा कर दें। ये थोड़ी सी वो इंडियन या हॉलीवुड मूवी जैसा भी फील होता है कि अगर आपसे कोई कत्ल हो गया है तो उसको छुपाने के लिए आप बंदे को ही मेंटल पेशेंट दिखा रहे हैं और फिर ऑब्वियसली उन्हें जी वहाँ शिफ्ट करने, हॉस्पिटल शिफ्ट करने ताकि जेल ना जाना पड़े। अच्छा, इस दौरान एक और चीज़ भी बता दूँ कि नताशा को जब हिरासत में लिया गया तो सबसे पहले इनको
जिला हॉस्पिटल लेके जाया गया कि इनका टॉक्सिकोलॉजी टेस्ट करवाया जाए ताकि पता लगे कि कोई इंटॉक्सिकेंट्स या कोई मनशियात तो नहीं इन्होंने इस्तेमाल की, जिसकी रिपोर्ट ऑब्वियसली पेंडिंग है और शायद पेंडिंग ही रह जाए। क्योंकि कभी एक मसला तो ये है कि हमारे इदारे बड़े स्लो हैं और ऐसे वाक़यात में जहाँ पर एलीट क्लास इन्वॉल्व हो, इदारे बस कहते हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ बाहर ना आ जाए जो इन उमरा के खिलाफ हो, क्योंकि इन उमरा के साथ बहुत ऊपर से कनेक्शंस जुड़ते हैं ना सबके। तो जी वो रिपोर्ट तो पेंडिंग है। सो है बहरहाल वकील साहब ने इन्हें मेंटल पेशेंट दिखा दी, क्योंकि इसके अलावा इतनी दफ़ा 320 302 इन पर जो ये दफ़ाएँ लगी हैं, इनसे बचने का और कोई तरीकाकार इन्हें कोई मालूम नहीं था, पर है भी नहीं बेसिकली। तो ये एक ईजी वे आउट था उनके लिए। वापस मुद्दे पे आते हैं कि नताशा को मेंटल पेशेंट करार दे दिया उन, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि क्या कोई मेंटल पेशेंट कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव हो सकता है, या इसी कंपनी का बोर्ड मेंबर, चले बोर्ड मेंबर हो सकता है कि हम कह देते हैं कि जी जो वो सही थी, राइट स्टेट ऑफ माइंड में थी, जब वो मेंटली बीमार नहीं थी, तो वो हो सकता है बोर्ड मेंबर हो और फिर उसी को कंटिन्यू कर रही हम। अलबत्ता चीफ एग्जीक्यूटिव होना किसी कंपनी का करंट तौर पर, ये थोड़ा सा शुबे वाली बात। मुझे एक मिनट ये ज़रा सुनिएगा, मैं बताता चलूँ कि ये नताशा जो है ये किस फर्म्स की चीफ एग्जीक्यूटिव पर किस कंपनी में बोर्ड मेंबर रही है। सबसे पहले नताशा रही है चीफ एग्जीक्यूटिव मेट्रो कैपिटल लिमिटेड की, और इसी के साथ साथ STN लिमिटेड की। इसके अलावा ये 7 और कंपनीज़ में डायरेक्टर लेवल पर भी मौजूद है, जिनमें शामिल होती है स्विफ्ट स्टोरेज एंड सर्विसेज लिमिटेड, गुल अहमद बायोफिल्म लिमिटेड, गुल अहमद CBNC कंपनी, मेट्रो पावर कंपनी लिमिटेड, इकबाल मेट्रो सोलर पावर लिमिटेड, मेट्रो प्रॉपर्टी नेटवर्क लिमिटेड एंड मेट्रो स्टोरेज एंड सर्विसेज लिमिटेड। तो आपने देखा होगा ये मेंटल पेशेंट कितना मुश्किल रहा होगा इनके लिए इस पोजीशन को होल्ड करना। एक कंपनी में डायरेक्टर लग जाए तो ऑब्वियसली वो तो आम इंसान को नहीं पोजीशन मिलती, उसके लिए आपको मेंटली इल होना पड़ता है, साइकेट्रिकली आपको इन रॉन्ग स्टेट ऑफ माइंड होना पड़ता है, तभी जाके आपको इस लेवल पर, इस ओहदे पर रखा जाता है, क्योंकि इस ओहदे पर एक आम बंदा काम नहीं कर सकता। तो नताशा की वहाँ ज़रूरत, वो उसको पूरा करे। ये हिस्ट्री है, ये जो जिन्हें पागल साबित किया जा रहा है सिर्फ केस डिस्क्लोज करने के लिए। ऑब्वियसली कुछ अरसे बाद सब कुछ भूल जाएगा, जैसे हम लोग हैं, हर चीज़ ठंडी पड़ जाएगी और केस का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा किसी को नहीं पता लगना, क्योंकि जो विक्टिम्स हैं जिनके ऊपर ये तशद्दुद हुआ है वो खुद गरीब तबके से हैं। वो कितना तो परसू कर लेंगे अदालतों के चक्कर में, पैसे भी चाहिए होते हैं। पाकिस्तान में तो हर चीज़ पैसे से चलती है ना, वो कहाँ पर केस को कैरी ऑन कर पाएंगे, मुश्किल ना होगी। केस ठंडा पड़ जाएगा, नताशा निकल आएंगी, फिर से एक नॉर्मल लाइफ चलती रहेगी उनकी, और बस इंतज़ार करें अगली बार वो किसको रोन देंगी और कहाँ पर। बहरहाल इस केस के चलते हुए एक इंटरनेट पर खबर भी सामने आई कि जी नताशा ने विक्टिम्स को जिनकी वफ़ात हो चुकी है उनके घर वालों को 20-20 लाख, और जो ज़ख्मी हुए थे उन्हें 5-5 लाख रुपये देकर वो मुल्क से बाहर रवाना होते हैं। ये न्यूज़ फेक थी और ये न्यूज़ फैलाई गई थी प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ क्या कंपनी है, प्रेस्टीज HR, ज़फ़र इकबाल। मुझे नहीं मालूम कि वो जो मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी थे उनके घर वाले इस वक्त के साथ में होंगे। एक बाग 60 साल बाग जो कि पूरे घर का कफ़ील है, आज उसकी कफ़ालत ख़त्म हो गई। घर का क्या बनेगा, मदा हुआ ना। एक
23 साला जवान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, 23 साल की बच्ची, माँ बाप ने 23 साल बाद पोस कर बड़ा किया एक औलाद को, और वो औलाद एक झटके में दुनिया से चली जाती है। वो भी किस लिए, किसकी वजह से? एक अमीर ज़ादी की वजह से, जो कि अपनी अपनी ज़िंदगी तो बहुत ऐशो आराम से गुजार रहे हैं और गुजारेंगे भी आगे। क्योंकि इस वाक़े की रात नताशा ने, जो सोर्सेज के मुताबिक, वो रात पुलिस स्टेशन में नहीं बल्कि अपने घर बिताई थी। पता नहीं कि अदालत अब इंसाफ के साथ काम लेगी या उमरा के हक में फ़ैसला जाएगा, ये तो अब पेंडिंग है। लेकिन कब फैसला आता है, या तो जितना मुझे लगता है कि केस को या तो ताख़ीर दी जाएगी, लंबा एक तवील टाइम दिया जाएगा कि जी पेशियाँ होती रहेंगी ताकि ये आवाम के जहन से सब हट जाए, मीडिया न्यूज़ से सब चीज़ें निकल जाएँ, तो फिर आराम से नताशा को रिहा कर दिया जाए। या फिर कोई रिपोर्ट ही ऐसी सामने नहीं आएगी जो नताशा के खिलाफ होगी, सब कुछ उनके हक़ में ही मेरे ख्याल से निकल आएगा और वो बाइज़्ज़त बरी भी हो सकती। देखते हैं पाकिस्तान में कितना इंसाफ बचा है, क्योंकि यहाँ इंसाफ मिलना मुश्किल ही है। गुज़िश्ता केसेस हमने न्यूज़ पर, इंटरनेट पर देखे ही हैं। पता है एक अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि आखिरत आएगी। ये सोच के ना बहुत रिलीफ मिल जाता है कि कर लो यार, ज़्यादतियाँ जितनी करनी है करो, आखिरत तो आनी है। मैं उससे उस पर तो सबका ही होना है। मतलब आप जितना भी ना करें या ना मानें इस बात, तो आखिर तो आखिरत आनी है, हिसाब तो होना है वहाँ पर किसी से पाए। ये वकील साहब आएंगे वहाँ पर, या कोई कनेक्शन आएगा जो आपको बड़ा आराम से आपके जो गुनाह हैं उनको समेट कर कहीं और ले जाएगा। वहाँ तो हर चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, तो वो हिसाब वो बहुत साफ हिसाब है। वहाँ किसी की मनमानी नहीं चलती, वहाँ किसी की सिफारिश पे नहीं चलती। जितना मर्जी मनमानी कर लें, अल्लाह के सामने किसकी चलेंगी? वहाँ तो आवाज़ नहीं निकलेगी किसी की, वहाँ तो आंखें नहीं उठेंगी। यहाँ के 60-70 साल गुजार लेंगे हम लोग आप लोग 60-70 साल की ज़िंदगी गुजारनी, बहुत मज़ा आ गया जी, बड़ा नाम कमा लिया, काम कर लिया, कभी कोई मसला नहीं हुआ, कुछ भी करने पर कोई पकड़ने वाला नहीं है। 60-70 साल अच्छे गुजारिए। वहाँ तो हमेशा की ज़िंदगी है, हमेशा मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होनी। यार आप 60-70 साल की ज़िंदगी का सौदा करते हो, वो इटर्नल लाइफ के साथ, वो हमेशा चलने वाली ज़िंदगी के साथ। वहाँ भी अदालत लगेगी, वहाँ का इंसाफ देखेंगे, यहाँ का तो नज़र आ ही जाएगा कुछ अर्से बाद। आपसे मिलता हूँ इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।